हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है राखी, श्रुचि एंड अब्दुल जी। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू मैम। हाँ मैम। जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, आप थैंक यू जरा वेरी मच मैम। बताइए राखी जी, कि आप कौन सी स्ट्रीम से और आपने कैसे नेट जेआरएफ निकाला? क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट थी? किस तरीके से आप इसमें आए जेआरएफ में? मैम मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया था, मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया था एंड मेरे 99.976 परसेंटाइल आए हैं एंड आई एम अ जेआरएफ अवॉर्डी। ऑलरेडी मैंने सीए और सीएस कर रखा है, सो उसके थ्रू मुझे बहुत ही मोटिवेशन था कि मैं एक टीचिंग फील्ड में भी एक अच्छा अवार्ड ले लूँ, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम अपियर किया था। वेरी नाइस जी। सो श्रुचि, आप बताइएगा, आप भी कॉमर्स से हैं? यस मैम, मैं कॉमर्स से ही हूँ। और मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अनअकैडमी और आपका थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप नहीं होते तो मेरा जेआरएफ नहीं होता। बिकॉज मैं लास्ट दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट और मैंने लास्ट 3 टाइम्स नेट लिया है, बट जेआरएफ मेरा हमेशा रह जाता था। तो आप आपकी क्लासेस से ही मुझे बहुत हेल्प हुई जेआरएफ लेने में। अब्दुल जी, आप इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज, कि आपका जेआरएफ जी, के लिए कैसा रिस्पॉन्स रहा। मेरा नाम अब्दुल अजीम है। मैंने अरबिक से जेआरएफ हासिल किया है 80% के साथ, और पेपर वन में 82 हासिल किए हैं। चूंकि मेरे घर में भाई भी हैं, वो उन्होंने जेआरएफ कर रखा था 2 साल पहले, तो उन्हीं से ही मोटिवेशन मिला था कि जेआरएफ करना है। बस वहीं से सोच आई थी कि, और पहले ही बार में मेरा जेआरएफ हो गया। बहुत अच्छे। सो अब्दुल जी का 240 मार्क्स है, 240, और पेपर वन में इनके 82 मार्क्स आए थे। सो दैट इज रियली ग्रेट अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो राखी, आप बताओगे आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? अपने आप करी थी या वीडियोस देखी थी मेरी, या क्या कैसे करी थी? मैम मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आप एक सिंगल लेडी हैं जो इतने बड़ा चैनल संभाल रही हैं। सो आई गॉट रियली इंस्पायर्ड बाय योर चैनल एंड मैं ऑलरेडी मैंने जैसा बताया कि मैंने सीए और सीएस का रखा था। सो पेपर टू में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। सो कॉमर्स वाला सब बहुत ही इजीली मेरे से हो गया था एंड पेपर वन में मैंने आपके वीडियोस फॉलो किए थे। अब बहुत जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक टॉपिक था कैलेंडर का, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि कैलेंडर वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो मुझे आपका वीडियो सबसे बेस्ट लगा था। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑल्सो अन अकेडमी में रिवाइज इंडिया वाला जो स्कीम चालू किया था उन्होंने, जो पूरा सिस्टम था, उसमें भी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही स्पीड में लास्ट में रिवाइज करा दिए थे। सो दैट वाज आल्सो वेरी यूजफुल, जो एग्जाम में ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स एकदम सिमिलर सिमिलर से आ गए थे। सो दैट वाज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस एंड पेपर वन में भी मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपके देखे थे, तो मतलब मजा आया देखकर बहुत। जी, वेरी गुड। हाँ जी। सो कृति, आप बताइए आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी? मैम, मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट्स 4 अटेम्प्ट्स में जो भी दिया था, उसमें मुझे ये तो पता था कि मेरी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं। तो मैंने जब आपकी क्लासेस के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, उसका भी लास्ट टाइम जेआरएफ आया था। तो जब मैंने आपकी क्लासेस लेनी शुरू की, मैंने सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को लिया जिसमें मेरे वीक पॉइंट्स थे, ताकि मैं जितना मेरा टाइम बचे लास्ट में, मैं उनको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से जल्दी जल्दी कवर कर लूं। तो एक बात आपने क्लास में बताई थी कि मेरे लर्नर्स जो जेआरएफ लेके आए हैं, उन्होंने 7 टाइम्स तक भी मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस को देखा है। तो वो मेरे दिमाग में बात की, और 7 टाइम्स तो नहीं हो पाया, बट यस, 3 टाइम्स मैंने रिवाइज कर लिया था आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस देख देख के, जिसमें एक बार तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। और इवन आपकी एमसीक्यूज की क्लासेस, उससे मुझे बहुत अच्छे से एक बात समझ में आई कि यूजीसी क्या चाहता है, एनटीए हमसे क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है क्वेश्चन से। वो एक छोटी छोटी बारीकियां समझ में आई, जिससे वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। इनफैक्ट मेरा लास्ट टाइम से स्कोर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। हाँ जी, बहुत अच्छे। और आपने सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था, है ना? यस साथ मैम, साथ आपका उसको भी सब्सक्रिप्शन शेयर। लिया हुआ था। जी। अब्दुल जी, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी?
मैम मेरा प्रिपरेशन का जो तरीका था, मैंने कुल 5 महीने तैयारी की है और उसके दरमियान शुरुआत जो मैंने की किसी किताब से नहीं की, मैं वीडियोस देखता था, आपके वीडियोस देखता था और दूसरे यूट्यूबर्स हैं, वहाँ सिलेबस हमारा मौजूद है। सिलेबस को देखकर पेपर 1 में हर टॉपिक को सर्च कर लिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड, यूजीसी नेट, रिसर्च एप्टीट्यूड, यूजीसी नेट, इस तरह सर्च करके वहाँ जो अच्छी वीडियो आती थी उनको देखता था और वहां से मेरी एक माइंडसेट बना कि बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसी तरीके से अनअकैडमी पर जो चैंपियनशिप शुरू हुई मॉक टेस्ट की, जो हर संडे को आता था 9 बजे या 10 बजे या 7 बजे आता था, वो तकरीबन मैंने 10 मॉक टेस्ट दिए। वहां से मुझे मेरी वीकनेसेस पता चली, मुझे मेरी कमजोरियां पता चली और मैम मुझे क्या लगता था कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन हो गई, लेकिन फिर मैंने देखा कि अभी टाइम है, बहुत टाइम है, 2 महीने बाद एग्जाम है और एग्जाम का तो पता भी नहीं था कि नवंबर में होगा जाकर एग्जाम, किसी को नहीं पता था कि सितंबर में जाकर एग्जाम हो जाएगा। तो बीच में जब 2-3 महीने बाद लगा कि मेरी तैयारी हो गई, फिर देखा नहीं अभी कमजोरी मुझे देखना है, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में जितने अच्छे नंबर मुझे चाहिए उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। फिर देखा सिलेबस में बार बार टिक लगा के यहाँ मेरा कमजोर है, यहाँ मेरा कमजोर है, मैथ मेरा कमजोर है, डीआई मेरा कमजोर है, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब टॉपिक मेरा कमजोर है, रिसर्च एप्टीट्यूड में मेरा ये सब टॉपिक कमजोर है। उस तरह से वीडियो देखता गया और किताबें मिली उनको फॉलो करता रहा और इसी तरीके से अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस खासकर आपको और यूट्यूब को फॉलो करता था। अच्छा जी, वेरी नाइस। और अच्छा आप अपना अरेबिक का भी बताओ कि आपने पेपर 2 कैसे पढ़ा, क्योंकि लर्नर्स हो सकता है अरेबिक वाले भी जानना चाहें। जी बिल्कुल, मैं अरबिक वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो सबसे बेसिक किताब होना चाहिए वो हसन ज़ैयाद की जो किताब है, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कभी भी नहीं भुला सकते, क्योंकि इसी बार के एग्जाम में तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन उस किताब की इबारत उठाई गई है, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गर्चे उस किताब में सिर्फ 2 या 3 यूनिट ही कवर होते हैं, यानी यूनिट 1 आपका कवर होता है जो पोएट्री से रिलेटेड है और इसी तरीके से प्रोज से रिलेटेड है यूनिट 2, और इसी तरीके से मॉडर्न प्रोज और पोएट्री जो है थोड़ा सा वहां से कवर हुआ है। लेकिन हसन ज़ैयाद को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको हसन ज़ैयाद का तकरीबन, जैसा कि मैंने 5 मरतबा रिवाइज किया होगा या उससे भी ज्यादा, आप हसन ज़ैयाद को पढ़ें और उनको हाईलाइट करें, नोट बना सकते हैं तो नोट भी बनाएं वरना उसको हाईलाइट करें। इसी तरीके से जो बातें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं वो है शौकती ज़ैफ की किताबें, पूरा सिलसिला जो है उनका, उन किताबों को पढ़ें। इसी तरह हन्ना फाफूरी की जो अदब कदीम है, अदब हदीस है, उसको पढ़ें और उमर फर्रुख की अदब हदीस में काफी बेहतरीन किताब है। इसी तरीके से जो किताबें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यूजीसी नेट के लिए तैयार की गई हैं, अगर कोई एक किताब भी आप उठा लेंगे और उससे वहां पर अपने पीवाईक्यूज हल करेंगे तो काफी हेल्प होगी। एक और बात कहना चाहूंगा अरबिक वालों के लिए, अरबिक के जो क्वेश्चन हमें पढ़ना होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो 2004 से 2020 तक यानी इस साल तक, 2020 तक यानी 16 साल का एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेबस 2004 पहले भी वही था 2004 में और 2020 आज हो गई तब भी वही सिलेबस है, तो क्वेश्चन वो वहीं से बना रहे हैं। और कितने क्वेश्चन टकराते हैं आपने देखा, इब्न खल्दून के ताल्लुक से हर मर्तबा क्वेश्चन आता है, सिर्फ तरतीब बदल लेते हैं। अबुल हसन अली नदवी की बुक्स के मुतालिक हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यूज कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते, आपको याद होना चाहिए, रट्टा मार के जाना है आपको पीवाईक्यूज का, उनको कभी भी भूल नहीं सकते। जी मैम। जी बिल्कुल। पेपर 1 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004 से लेकर 2020 तक इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 में भी अगर आपका सिलेबस जैसे चेंज नहीं हुआ है और हम लोग 2012 से फॉलो कर लेते हैं बाकी सब में, तो जब से अवेलेबल है आपके पास, आप तब से सभी के सभी जरूर किया कीजिए। मैम इसमें तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि मैम लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में मेरा नेट तो आ गया था, बट मेरी प्रॉब्लम ये थी मैं कभी पीवाईक्यूज कर ही नहीं पाती थी, मेरे हमेशा रह जाते थे लैक ऑफ टाइम की वजह से। इस बार जब मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया उसमें आपने एक जैसे सीरीज बनाई हुई थी एमसीक्यूज की और पीवाईक्यूज की, तो कम टाइम में भी वो सारे बहुत जल्दी कवर भी हो गए, जिसकी वजह से मुझे वहां पे क्वेश्चन समझने में भी इतना टाइम नहीं लगा, काफी जल्दी मैं समझ जाती थी कि हाँ ये ट्रिक मैम ने इस तरह से बताई थी और ऐसे सॉल्व करना है इसे। तो सही में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको समझ आता है क्वेश्चन को रीड करके उसमें कीवर्ड क्या है, किस तरीके से उनके आंसर करने और क्या क्वेश्चन में पूछा तो उसके हिसाब से ही आंसर आपको करने चाहिए थे। हाँ जी, राखी जी आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में कि स्टडी में थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा आपने, फिर एमसीक्यूज लगाए, कैसे किया आपने? मैम आई यूज टू वॉच द यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे बहुत सारे ट्यूटर्स ऐसा बोलते थे कि सिर्फ एमसीक्यूज कर लो तो पास हो जाएंगे, इतने साल के कर लो पास हो जाएंगे।
but I believe कि only MCQs is never the solution. You need to be very clear with your concepts, क्योंकि आजकल assertion reasoning वाले बहुत सारे questions आ रहे हैं. So अगर आप सिर्फ MCQs रट के चले जाएंगे 10 साल के भी 20 साल के भी, so वो purpose solve नहीं करेगा, क्योंकि assertion reasoning में कुछ different type का question आ रहा है. And also मैंने कॉमर्स का चेक किया अराउंड 4-5 years बैक जितने भी क्वेश्चंस थे, सो कोई भी क्वेश्चन अब ये लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं. एंड यूजीसी इज लिटरली चैलेंजिंग कि अब आप हमें दिखा दो कि कोई भी क्वेश्चन अगर सेम दिख जाए तो मान जाएंगे. सो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ही आप बेसिकली पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. ऑल्सो वन थिंग कि इट इज अ कॉम्बिनेशन बेसिकली कि आप क्यों छोड़ भी नहीं सकते, आप कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ सकते. सो यू नीड टू डू बोथ टुगेदर, कि पढ़ना भी पड़ेगा एंड एमसीक्यू भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैंने अराउंड आई थिंक लास्ट 45 डेज से डेली मैं 100 ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करती थी, मॉक्स देती थी. तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए. एंड ऑब्वियसली वो पैटर्न समझा देते हैं क्वेश्चंस का कि किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड एवरीथिंग. सो आपका टाइम मैनेजमेंट में, कॉन्फिडेंस में, सब कुछ में हेल्प करता है एमसीक्यू सॉल्व करना. बट देन अगेन कॉन्सेप्ट पहले समझना, फिर एमसीक्यूज पे फोकस करना. हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब आप एमसीक्यू के ऊपर जब जाते हो तो आपको क्लियरली आंसर पता चलते हैं. इन केस अगर आप देखो कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे क्लियर, आप एमसीक्यू लगाओगे आंसर आएंगे नहीं, फिर आप रट्टा मारोगे. और सेम क्वेश्चन, हम ये नहीं कह रहे कि कभी भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उठ के आता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी. उससे रिलेटेड, उस कंसेप्ट के अराउंड घूमता हुआ क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा एग्जाम में. हाँ जी. सो अब्दुल जी, आप कुछ एक्साइटिंग सा बताना चाहोगे? मैंने पूछा कि आप इस स्टेज तक टीचिंग की लाइन में आ गए, तो आप इस लाइन में कैसे आए? अभी तो मैम टीचिंग लाइन में नहीं आए हैं, बस अरबिक सब्जेक्ट का, चूंकि मुझे लगा कि अरबिक सब्जेक्ट में कमी है, ना तो वहाँ पे कोई पीवाईक्यूज मतलब ना मॉक टेस्ट कोई दे रहा है, ना कोई चीज कोई शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ये कमी थी. तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला है अरबिक के बच्चों के लिए, वहाँ टीच कर रहा हूँ. बाकी मैं यहाँ मैम कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ. नंबर 1, मॉक टेस्ट के ताल्लुक से, कि मॉक टेस्ट में जब हम देते हैं, आपके कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए, इस पे आपको दिल पे नहीं लेना है. मतलब ये है कि ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो खुश नहीं होना है, कम आ रहे हैं तो कम बुरा महसूस नहीं करना है कि मुझसे तैयारी नहीं हो रही है. बस आपको पता लगाना है हर क्वेश्चन में, ज्यादा आए तब भी, कम आए तब भी, कि क्यों सही हुआ, क्यों गलत हुआ. बस अपनी कमजोरियां देखते जाएं, उनसे आपको टॉपिक पता चलते चले जाएंगे. और मेरे मॉक टेस्ट में 64 से ज्यादा कभी नहीं आए. मॉक टेस्ट की हकीकत भी आप देख लें, मॉक टेस्ट में 64 से ज्यादा मेरे कभी नहीं आए, और यहाँ रियल में 62 नंबर आए हैं. तो आप देखें कितना बड़ा फर्क है मॉक टेस्ट का और रियल का. यस, वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताते कि हाँ, वो हमें ये बताते कि हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कहाँ हम कमजोर है, किधर हम काम करें. ये जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा फर्स्ट आते रहे तो यहाँ जरूरी आप फर्स्ट ही आएंगे, या आपके कम आ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते. बल्कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो एग्जाम में लगता है, वो आपको हेल्प करता है प्रिपरेशन के लिए. टिप्स एंड ऑल. यस मैम. मैम जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो अनअकैडमी में एक टाइम समरी आता था कि आप डेली कितना आप स्टडी कर रहे हैं. तो जैसे मेरा रेगुलरिटी का थोड़ा सा इश्यू था कि मैं रेगुलर नहीं रह पाती थी स्टडीज में, तो उसमें ये हेल्प होता था कि एवरी डे समरी आती थी कि मैंने कितने मिनट्स पढ़ाई की है, और वो एग्जैक्ट क्रक्स होता था कि मैंने कितने मिनट आपकी रिकॉर्डिंग देखी है. उससे हमेशा एक रैंकिंग भी डेली देता था अनअकैडमी. तो उससे हमेशा एक मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, मुझे इतना आज पढ़ना है, इतना आज करना है. तो मैं हमेशा एक बड़ा प्लान लेके चलती थी, साथ में उसके साथ डेली टारगेट्स बनाती थी कि हाँ, मुझे इतने टाइम में ये कवर कर लेना है. एंड साथ में मॉक टेस्ट ने भी बहुत हेल्प किया मुझे. मॉक टेस्ट से मुझे पता चलता था कि मेरी कौन से एरियाज वीक हैं और कौन से एरियाज में मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. तो एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाते हैं. जी. अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपने नोट्स कैसे बनाए थे राखी? मैम मैं यहाँ पे सीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ. सूरत से बिलोंग करती हूँ. एंड मैं अपने नोट्स के लिए फेमस हूँ सारे स्टूडेंट्स के बीच में, कि नोट्स की वजह से ही रिविजन हो पाता है एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक पहले जून में एग्जाम शेड्यूल थी हमारे यूजीसी नेट वाली, जून में होने वाली थी. तो तब तक आई हैड जस्ट 1 नोटबुक, और मैं नोटबुक पे रिलाई कर रही थी. और मैं समझो मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ या इवनिंग वॉक पे जा रही हूँ, तो आई यूज टू हियर आप लोगों का वीडियोस कुछ ना कुछ टॉपिक पे. तो कुछ ना कुछ ऐसे आप लोग डिस्कस करते थे जो मैंने कवर नहीं किया होता था. तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी कि अरे ये पॉइंट नहीं किया हुआ है, ये पॉइंट तो कभी इंडियन लॉजिक कभी सुना ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल. तो जैसे जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड होते गए,
तो मैंने नोट्स भी मेरे बढ़ते गए एंड लास्ट में आई हैड 6 नोटबुक्स जो मैं रिवाइज कर सकती थी। तो मेरे पास आज भी वो 6 एकदम स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं जिससे किसी को भी ऐसे जेआरएफ मिल सके, इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर लिया था मैंने। तो वो 6 नोटबुक लास्ट के 10 डेज सिर्फ और सिर्फ वो नोटबुक्स रिवाइज कर रही थी एंड बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जा रही थी। सो 10 डेज इज वाज ओनली एंड ओनली फॉर रिविजन। यस, तो आप हमेशा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करें, ये मत करें कि एंड में छोड़ना है, और एंड में एटलीस्ट आपके पास रिवीजन के लिए टाइम हो और एमसीक्यूज लगाने के लिए टाइम हो। हाँ जी, सो अब्दुल जी, आपने कोई नोट्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, क्या किया था आपने? नोट्स तो मैम जरूर बनानी चाहिए, लेकिन मैंने नोट्स का अच्छा नहीं किया था, मुझे उस पर अफसोस है। वो क्यों नहीं किया था? क्योंकि मेरे पास किताबें मौजूद थी, तो मुझे लगा कि ये छोटी छोटी किताबें हैं, इन्हीं से याद कर लेता हूँ। लेकिन क्या किया मैंने, जब मैंने देखा कि सिलेबस से लगकर, सिलेबस से जुड़कर, कि जो मेरे सिलेबस में है वो मेरी इस किताब में मौजूद नहीं है, या केवीएस मैदान में नहीं है, तो मैं वीडियो देखता था, वीडियोस से मैंने नोट बनाए हैं, या गूगल से नोट बनाए हैं, या विकिपीडिया से नोट बनाए हैं, या फिर जहां भी मॉक टेस्ट देता था वहां अगर सॉल्यूशन मिलता है, एक्सप्लेनेशन मिल रही है, तो वहां से नोट बनाए हैं। इस तरह नोट बनाए हैं मैंने, कोई टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज नोट नहीं बनाए हैं मैंने। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आप एमसीक्यू करते हो सॉल्व, ये अगेन वही वाले कंसेप्ट पे जाता है कि आज जब एमसीक्यू लगाते हो, कोई टॉपिक नहीं आता, उसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको नहीं पता ये टॉपिक क्या कहता है, आप उसके बारे में सर्च करो और उसके बारे में जानो, ठीक है? जैसे अगर आप मेरी क्लास भी लेते हो, मान लो रात को 10 बजे स्पेशल क्लास भी आती है, और उसमें भी मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ, ऑप्शन समझा रही हूँ, उसी से आपको नॉलेज मिलती है, उसी से पता चलता है कि ये कंसेप्ट एक्चुअली है क्या, इसमें क्या करना है। हाँ जी, कृति, आपने तो सब्सक्रिप्शन भी लिया था। अब एक तो ये कृति निकल रहा, 2 बार काटना पड़ेगा सारा। श्रुचि, आपने तो सब्सक्रिप्शन भी लिया था, और उसके अंदर क्या आपने फिर नोट्स बनाए, या फिर आपको लगा कि पीडीएफ से कर लेना है? आपने रियल में कैसा स्ट्रेटेजी किया? मैम सीरियसली मैंने पीडीएफ तो देखा भी नहीं था। मैंने सारी वीडियोस रिकॉर्डेड, मैं लाइव नहीं ले पाती थी। अपनी मैं एक्चुअली पीएचडी भी कर रही हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन की वजह से मेरा नहीं हो पाता था लाइव का। तो रिकॉर्डेड वीडियोस फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ आपकी एक बार सारी देख ली थी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। एक बार मैंने सारी कंप्लीट कर ली। उसके बाद सेकंड टाइम में मैंने नोट्स बनाए थे, स्पेशली बिजनेस एनवायरनमेंट, एफएम, जो एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, बैंकिंग, इनके मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि मुझे रिवीजन में इजी हो जाए। उसके बाद थर्ड रिवीजन में मैंने वही फर्स्ट टाइम की तरह आपकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस दोबारा देखी थी, और जो टिपिकल सब्जेक्ट्स थे उनके मैंने जो नोट्स बनाए थे उनको मैं फटाफट देख लेती थी। और फाइनली लास्ट 1 वीक जो मैंने रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए छोड़ा था, उसमें मैं आपकी रिवीजन वाली जो आपने वीडियोस बनाई थी, मैंने एक बार सारी देख ली थी। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 3.5-4 टाइम्स मेरा हो गया था रिवाइज। अच्छा, नाइस। सो मतलब अगर आप वीडियोस को भी बार बार देखते हो तो उससे भी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा कुछ लिखना है। हाँ, क्रिस्प वे में जरूर नोट्स बनाए। कृति, आपने बोला आपने इतनी सारी नोट्स बनाए हैं, तो ये बताओ आपने थियोरेटिकल बनाया है या क्रिस्प बनाए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अच्छा। यस मैम, मैंने जैसे बैंकिंग है या बिजनेस एनवायरनमेंट है, इनके फैक्ट्स होते हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, इनके फैक्ट्स होते हैं। तो वो चीज रिकॉर्डेड वीडियो में अगर हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे लास्ट पे ये रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो क्रिस्प वे में एक नोटबुक पे नोट करती जाती थी कि हाँ जैसे अगर ये टॉपिक मेरे लिए डिफिकल्ट है या इसके लिए मुझे जरूरी है बार बार रिवाइज करना, तो मैं उसको लिखती जाती थी क्रिस्प वे में, एकदम शॉर्ट नोट्स में, पॉइंट्स में, ताकि वो फटाफट लास्ट में मैं एक बार देख लूं। जी, हाँ जी, राखी आप बताइए। मैम किस बारे में, नोट्स के बारे में? तो आपने थियोरेटिकल बनाए थे या क्रिस्प वे में बनाए थे? कैसे, किस तरीके से बनाए थे? मैम जैसे पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे लिए बिल्कुल ही नए थे, जो आई थिंक सीए के किसी कोर्स में नहीं। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, तो ये सब कभी नहीं पढ़ा था। सो इनके मैंने प्रॉपर नोट्स बना लिए थे एक बार, सो दैट आगे जाके इशू नहीं हो या कुछ मैं डर नहीं जाऊं इन चैप्टर्स की वजह से। बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कॉमर्स के जो मैं ऑलरेडी पढ़ाती हूँ सीए स्टूडेंट्स को, तो मुझे उसके लिए कुछ भी नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट जिन भी चैप्टर्स का मैंने नोट्स बनाया था, आई मेड श्योर कि मैंने प्रॉपर उसके हर एक पॉइंट कवर कर लिए हो नोट्स में, सो दैट मुझे एग्जाम के 10 दिन पहले 10 जगह देखने की जरूरत ना पड़े। मेरे पास एक ही नोटबुक हो जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो मेरे पास। सो आई यूज्ड टू राइट डाउन एवरीथिंग इन माय नोटबुक। वेरी नाइस। अच्छा जी, और कुछ आप एनीथिंग कोई भी शेयर करना चाहता है लर्नर्स के साथ जो आपके अंदर है कि नहीं, ये बच्चों को पता होना चाहिए, लर्नर्स को पता होना चाहिए?
जी Anyone? जी मैम, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। असल में क्या होता है, हमारे पास 2 पेपर हैं, तो कुछ बच्चे पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ये हम कभी भी नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी गलती होगी। और मैं अपने दोस्तों में देख रहा हूँ कि पेपर 1 ही की वजह से उनका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। आप पेपर 1 को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों पेपर को आपको बैलेंस करना है। और कैसे बैलेंस करना है आपको, कि रोजाना पढ़ना है। ये नहीं कि 10 दिन हमने पेपर 1 उठा लिया और अगले 20 दिन हमने पेपर 2 उठाया। आप हर दिन पढ़ें, 70-30 का रूल बनाएं या 60-40 का रूल बनाएं, कि हमें जितना भी पढ़ना है, यानी 10 घंटा अगर हमें पढ़ना है तो 40% टाइम हमारा पेपर 1 को जाएगा, 60% टाइम हमारा पेपर 2 को जाएगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। और इसी तरीके से रिवीजन के ताल्लुक से आपने कहा, तो मैं कहूंगा कि रिवीजन के ताल्लुक से अगर आप 6 महीने की स्टडी कर रहे हैं, तो आखिरी के 20 दिन कम से कम, मिनिमम 20 दिन है, बाकी 20 से 30 दिन आप आखिरी के रिवीजन के लिए ही रखें, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनका फंडामेंटल रूल ये होता है कि कम मवाद हो आपके पास, कम मटेरियल हो, मल्टीपल रिवीजन्स हो। जो भी निकालता, मैंने भी कुछ किताबों के या कुछ चीजों के 10 से ज्यादा बार रिवीजन किए हैं मैंने। Yes. सर मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी। जैसा इनका ये एक्सपीरियंस था कि कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मेरा नेक्स्ट डे आई थिंक सुबह 9 बजे की एग्जाम थी, मैं रात के 11 बजे मैंने 2-3 टॉपिक्स पढ़े थे एकदम नए फ्रेश, बिल्कुल जो बिल्कुल एग्जाम में आ गए थे सेम टू सेम। सो अगर आपका वैसा माइंडसेट है, मतलब अगर आप प्रेशर राइज नहीं फील कर रहे हो और अगर माइंडसेट ऐसा है कि आप कुछ पढ़ सकते हो एंड टाइम है अगर, तो प्लीज पढ़ लो। मतलब पढ़ने से कुछ नुकसान नहीं होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो टॉपिक्स आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए। सो मुझे वो चीज हेल्प, हाँ, ये इसमें मैं भी यही ऐड करना चाहूंगी, जैसे एनालिसिस में कर रही थी, तो उसमें रिसेंट एग्जाम में जो जो आ रहा है, हाँ इनको जरूर आप साथ में देख लिया करो, क्योंकि वही चीज जब वो एग्जाम चल रहे हैं ना, तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें भी आया है बहुत सारे, देखेंगे कि डिफरेंट शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस दूसरे वालों में सेम या सिमिलर पूछे गए हैं, कि वो वाले कंसेप्ट क्लियर कर लो, पता है ये सब आ रहा है, तो उससे रिलेटेड। हाँ जी, आपने कुछ ऐसे वीडियोस, आप आई थिंक हर शिफ्ट का वीडियोस बनाते जा रहे थे जैसे जैसे एग्जाम हो रहे थे कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसमें आई थिंक नहीं टाइम वाला क्लॉक वाला एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वही सेम क्वेश्चन हमारे पेपर शिफ्ट 1 में आ गया था। सो ये सब चीजें कभी कभी हेल्प कर जाती हैं। जी जी। मैम जैसे मेरा शिफ्ट टू था, आपने शिफ्ट 1 का जब एनालिसिस किया था, उसमें एग्जैक्टली एक टैक्स का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, मैंने एक तरह से रट लिया था कि मे बी मेरे एग्जाम में आ जाए, और वो एज इट इज वो क्वेश्चन आ गया था। तो उससे एटीजी वाला क्वेश्चन मैंने बोला इनका अभी Yes, अभी ma'am. आया है, और वो सेकंड Yes, में भी ma'am. सेम आया। जी जी, तो ये मैं काफी। जी आखिरी बात शेयर करना चाहता हूँ। असल में हम भी जो इस तरह से टॉपर्स के वो आ रहे हैं, हम वीडियो सुन रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, तो वहां कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क इन एग्जाम के लिए यूजीसी नेट कोई आसान चीज नहीं कि बगैर आप हार्ड वर्क के कर सकते हैं। अगर आपको टाइम अलग अलग हो सकता है सबका, कोई 6 घंटे पढ़ेगा, कोई 10 घंटे पढ़ेगा, कोई 12 घंटे पढ़ेगा, लेकिन कहते हैं कि स्मार्ट वर्क ना करो, हार्ड वर्क करो। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क ये होता है कि हमें किस यूनिट पर कितनी तवज्जो देनी है, ठीक है, हमें कौन से टॉपिक पर, कौन से सब टॉपिक पर कितनी अहमियत देनी है, एमसीक्यूज को किस तरीके से हल करना है, ठीक है, इसी तरीके से पीवाईक्यूज का किस तरीके से यूज करना है, मॉक टेस्ट का किस तरीके से यूज करना है, ये स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क को ये नहीं है कि मैं समझूं कि मेरे पास 10 पूरे दिन फ्री हूं मैं, अगर तो मैं 4 ही घंटे पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं। नहीं, आप अगर फ्री हैं पूरे 10 घंटे, पूरा दिन फ्री हैं, तो आप 10 घंटे पढ़ें, आप 8 घंटा पढ़ें, मेहनत जरूरी है। हाँ जी, यहाँ पे मीनिंग ही नहीं समझ पाते कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क होता क्या है। हार्ड वर्क का मतलब है कि हर चीज में डूब जाओ, स्मार्ट वर्क का मतलब है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें डूबो, उसको भी अच्छे से पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड होती है, जैसे उन्होंने बताया। हाँ जी, आप बताना चाहते हैं कुछ, राखी? मैम इसमें एक चीज, जैसे मैंने इतने प्रोफेशनल कोर्सेज कर रखे हैं, सीए मैंने कंप्लीट कर रखा है, सीएस में मेरा ऑल इंडिया रैंक, मैंने यूजीसी नेट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, बिकॉज आई हैड दिस इन माइंड कि अगर मेरा क्लियर हो जाए सो आई विल मेक श्योर कि मेरी वजह से कुछ और स्टूडेंट्स का भी क्लियर हो जाए, मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ। सो नेवर टेक एनी एग्जाम लाइटली, चाहे वो आपके कोर्स के हिसाब से कितना ही ईजी लग रहा हो, बट
पूरा 100% देने से ही 100% रिजल्ट आता है. दैट इज द ओनली थिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लग रहा है कि आप तो टॉपर रहे हो हर बार, आपको तो हमेशा सब कुछ क्लियर रहता है, फंडे बहुत क्लियर है. काफी बच्चे कहते हैं मैम हमारे ना ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी पढ़ना पड़ेगा दोबारा इस एग्जाम को देने के लिए. ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको पीछे ले जाएगा. आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस तो रहना ही नहीं है. यू हैव टू पुट दैट मच एफर्ट एवरी टाइम. टॉपर्स के भी एफर्ट होते हैं तभी वो आगे निकलते हैं, नहीं तो फिर वो भी पीछे रह सकते हैं. हाँ जी, सोची. मैम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक बात बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की, जिसमें हमें बहुत कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है. लेकिन कंसिस्टेंसी में भी हमारा कई बार ऐसे होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, कभी लो फील करते हैं, ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा. तो उस टाइम हमें स्टूडेंट्स को जो आगे फ्यूचर में करने वाले हैं जेआरएफ, उनको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी या योगा या इस टाइप की चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि वो अपने माइंड को हेल्दी रख सके और थोड़ा पेप अप रहे, और फिर एकदम फ्रेश माइंड से फिर से उस चीज को स्टार्ट करें. कभी भी उस चीज को एक बार लो हो जाए तो ये नहीं कि आप आए नहीं जा सकते, आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो. हाँ. और मैं बहुत ही एक बात बताना चाहूंगी, मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ. इनफैक्ट मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने कम है कि बताने वाले भी नहीं है. स्टिल आई वाज एबल टू डू जेआरएफ. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. वेरी नाइस. जी मैं भी बताना चाहूंगा, मैं भी बहुत एवरेज हूँ. मेरे 10th में कुल 45% है और इंटर में कुल 46% है और अभी बीए में कुल 60% है मैम. हाँ जी, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कभी भी ना निराश नहीं होना चाहिए. इसका मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जरूरी नहीं कि सिर्फ योगा या मेडिटेशन. मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स आए भी हैं जिन्होंने ये सब रिकमेंड किया. मतलब इसका मेन मकसद है आपको जो खुद को अच्छा लगता है वो वाला मोटिवेशन पॉइंट आप अपना सोर्स बना लो. आपको योगा अच्छा लगता है आप योगा करो, मेडिटेशन अच्छा लगता है मेडिटेशन करो, कुछ और अच्छा लगता है इन विच यू फील कंफर्टेबल, यू फील फ्रेश, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मैं अब फ्रेश फील कर पाऊंगा, तो आप जी वो वाले सोर्स के साथ भी जा सकते हैं. आपका कोई ऐसा सोर्स है अब्दुल या राखी में से किसी का कि जी जिससे मैम. आपको लगता है कि यस यू फील फ्रेश? जी मैम, मेरा बहुत अच्छा है. मतलब जो मैं मुसलमान हूँ चूंकि, तो दुआ करने से और नमाज जो हम पढ़ते हैं 5 वक्त की, वहां नमाज पढ़ने में दुआ करने के बाद कि मुझे मेहनत की तौफीक मिले, अल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें मेहनत की तौफीक मिले और इसी तरीके से मुझे ये समझ में आ जाए, मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ जाए. फिर उसके बाद मैंने हमेशा अपने जर्नी में किया है कभी भी कि मैं जो टारगेट बनाता हूँ कि मुझे रैंक 1 आए, अगर अब रैंक 1 नहीं आई, रैंक 2 है शायद मेरी, तो रैंक 1 आए या 80% आए, इस तरह मैं दुआ करता हूँ. और इसी तरीके से हमारा जो कुरान है, कुरान को पढ़ने से भी कुछ मतलब एनर्जी फील होती है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अंदर से, वो सारी चीजें मैम. जी वही मैंने कहा ना कि सबका अपना अपना सोर्स होता है जिसमें उनको अच्छा लगता है. हाँ जी. मैम आई यूज टू टॉक टू माई ब्रदर एंड सिस्टर जब भी मुझे लो फील होता था कि क्या करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए. तो मेरे भाई ने एक बात बोली थी कि जब तुम ऑलरेडी पढ़ ही रही हो और इतना मेहनत कर ही रही हो, प्रिपेयर कर ही रही हो, सो एक्चुअली पहले मेरा टारगेट था कि सिर्फ नेट हो जाएगा तो भी चलेगा. मतलब मेरे इतने एस्पिरेशन ही नहीं थे कि जेआरएफ आना चाहिए और इतने रैंक आना चाहिए. तो ही सेड मी वन लाइन कि अगर ऑलरेडी इतना मेहनत चल ही रहा है, इतना प्रिपरेशन चल ही रहा है, सो ऑलवेज टारगेट फॉर द बेस्ट. फिर नहीं आया तो देखा जाएगा. तो तुम इतना अच्छा प्रिपरेशन करो कि तुम तो जेआरएफ ही टारगेट, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है. सो वो लाइन मुझे बहुत मोटिवेट की पूरे जर्नी में. सो आई यूज्ड टू टॉक टू देम व्हेनेवर आई फील डाउन. जी वेरी गुड, बहुत अच्छा. सो आप इस तरीके से जो भी मोटिवेशन का सोर्स हो आप कोई भी चूज कर सकते हैं. आपको जो पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, आप उस टाइम के लिए बिल्कुल अकेले में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, सोच सकते हो मैं क्या करूं क्या ना करूं, या आपको किसी से बात करना पसंद है, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल. हाँ जी. मैम कुछ माइंड में चल रहा है? यस मैम, मैं एक बात बोलना चाहूंगी. ये जो सेशन हुआ है इसका मैं बहुत ड्रीम करती थी. लाइक जैसे आपने पिछले उनका भी लिया है, तो मैं उनको देख के कभी कभी ना इमेजिन करती थी कि हाँ कभी मेरा भी नवदीप मैम ऐसे लेंगे. तो लिटरली आज ऐसा लग रहा है इट्स ड्रीम कम ट्रू. मतलब सेकंड ड्रीम मेरा फुलफिल हुआ है. फर्स्ट ड्रीम जेआरएफ आने का जो आप ही की वजह से हुआ, और ये सेशन भी आप ही की वजह से हुआ. तो थैंक यू मैम. मैम आई थिंक ये ड्रीम आई थिंक सब लोग ही देखते होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग ये यूट्यूब खोल के बैठते हैं और सब लोग ये रैंकर्स वाला वीडियो देखते ही हैं. आई यूज्ड टू ड्रीम कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी
ऐसा हो कि फैकल्टीज मेरे इंटरव्यूज ले रहे हैं, मेरा इंटरव्यू यूट्यूब पे हो. आई यूज टू से दीज थिंग्स टू माई सिबलिंग्स की काश ऐसा हो, एंड एक्चुअली आज हो रहा है. आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड अबाउट इट. जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा. हाँ जी, अब्दुल जी कुछ कह रहे हैं आप. जी मैम, एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट के ताल्लुक से, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है. तो माइंडसेट का ताल्लुक क्या होता है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा क्या इरादा है, जेआरएफ या नेट. तो कहा फर्स्ट अटेम्प्ट है, नेट ही हो जाए. ये सोच नहीं होना चाहिए. इसी तरीके से अब बाद में मैंने फोन किया कि तुम्हारा जेआरएफ हुआ या कैसे नंबर आए, कहा सिर्फ नेट हुआ है क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. ये तो कोई बात नहीं हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो सिर्फ नेट ही क्यों होगा. मैं अपना बताऊं, मैंने तो कभी नेट का सोचा ही नहीं, पूरा का पूरा जेआरएफ था. 100% मेरी यही सोच थी कि जेआरएफ ही लाना है, और नेट से मतलब मेरा मकसद पूरा हो भी नहीं रहा था. तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले आप हमेशा जेआरएफ ही की तैयारी करें. अगर मिस किया तो अब नीचे आएंगे. अगर यही सोच लेके जाएंगे कि जेआरएफ लाना ही नहीं है, मतलब मुश्किल ही है, डिफिकल्टी है, तो मुश्किल ही होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी आपकी. बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन अभी दिया है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप ये सोच ही क्यों रहे हो कि मेरे पास और टाइम है और चांस है. ऐसे चांस देते थे ना, चांस इंक्रीज होते रहेंगे. अगर मैं अपनी भी बात करूं, तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी. उस टाइम पे मैंने भी फर्स्ट टाइम पे निकाला, लेकिन मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं लेकर आया कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं. मुझे था कि हाँ, मुझे चाहिए ही, इसी बार ही निकालना है, और चांस मैंने दिया ही नहीं अपने आप को. और वाकई में बिल्कुल अच्छे से रेगुलरली साथ साथ पढ़ती गई तो डेफिनेटली फिर मेरा भी फर्स्ट टाइम पे हुआ. और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप मेरे को ये भी बोलते हैं आप इंटेलिजेंट हो इसलिए आपके आ गए. इट डजंट मीन कि ऐसा कुछ नहीं है. अभी आपको पता है कि एग्जाम देना है तो आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने एफर्ट लगाए हैं तभी आप निकाल सकते हो. जैसे अब्दुल ने भी कितनी सारी बुक्स 5-5, 6-6 बार, 10 बार पढ़ी. ऐसे ही अपना कोर्स का जो कंटेंट है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा ही हुआ है, वहां से भी आपके पास काफी कंटेंट होता है, और गूगल सर्च मारो सब कुछ निकल के आता है. और आप जब आप दे रहे हो, जितना भी अटेम्प्ट है, जो भी हो गया पहले उसको बाय बाय कर दो. अभी से आपने फोकस करना है पूरा, यस आई विल क्रैक दिस टाइम, और जेआरएफ ही निकालना, और वो भी अच्छे मार्क्स से 100% से निकाल के सोचोगे तो हो सकता है 100% भी आ जाए. नहीं तो आप ये सोचोगे कि पासिंग मार्क्स इतने होते हैं, मेरे को इतने के आगे लेके आने, फिर तो वो पीछे भी जा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट. राखी, आपका भी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ये. हाँ मैम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये. हाँ जी, ठीक है. वही है कि फोकस हमेशा मेन ही रखो कि हाँ मुझे ये जेआरएफ ही चाहिए. देन आप जहां मर्जी लाई करो, वो बात अलग है. ठीक है. मेन अपना फोकस, अपना दिल लगाकर, जी लगाकर बेस्ट देना है, बाकी देखा जाएगा. ठीक है, अपना कर्म करो, बाकी छोड़ दो. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू. थैंक यू मैम. सबको काफी इंटरेस्टिंग टिप्स मिले होंगे यहाँ से, एंड डाइवर्स टिप्स मिले हैं सबकी. ठीक है. सुरुचि पहले सामने नहीं आ पा रही थी, फिर अपने आप ही उससे मेरे को मैसेज किया मेरे को आना है, तो मैं कहा फिर अब सॉल्यूशन निकालते हैं. तो विदाउट वीडियो सॉल्यूशन निकाला, और फिर वो आपके सामने आई है. चलिए, थैंक यू राखी, सुरुचि एंड अब्दुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. Stay blessed, dream, believe, act and achieve. हमेशा खुश रहिए, and have a nice time.